स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे लिए तो। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कैसी लगेगी या व्यूअर्स को कैसी लगेगी। जब मैं कॉलेज में था तो हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो वन फाइन मॉर्निंग आई सॉ द न्यूज़पेपर हेडलाइन दैट स्टैम्पीड एट ग्वालियर मेला। ग्वालियर मेला एक एमपी में एक जगह है, बड़ा टाउन है ग्वालियर। हाँ हाँ। तो उसमें एक मेला लगता है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है। ओके। तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मेला है। सो यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम दैट मेला। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने पार्वती खान को बुलाया था। पार्वती खान एक बहुत बड़ी सिंगर थी उस टाइम पे। तो उनका शो ऑर्गेनाइज किया तो वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। मतलब इतने बड़े में वो शो, इतने बड़े मेले में वो शो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इतना बड़ा स्केल था उस इवेंट का। तो फिर हमने सोचा कि यार ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर पाए। मालूम नहीं कि रीजंस बिहाइंड दैट, नहीं कर पाया, क्या पता। हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग कर लेंगे ये ऑर्गेनाइज। तो हम लोग, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको कनेक्ट कैसे किया जाए, पार्वती खान को कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ना तो उस टाइम पे मोबाइल होते थे, ना वो येलो डायरीज होती थी। और वीवीआईपीज लोगों के नंबर, जो भी सेलिब्रिटीज होती थी, उनके नंबर्स उन्हीं के पास तक सीमित रहते थे। और लैंडलाइन होती थी, मोबाइल्स वगैरह कुछ होते नहीं थे। तो हमने बहुत कोशिश की। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इनसे कांटेक्ट कैसे करें। तो हम लोगों को आइडिया आया कि कांटेक्ट्स एक ही जरिया है जिससे हम लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है प्रेस रिपोर्टर्स। जो लोग वहाँ ग्वालियर में होंगे प्रेस रिपोर्टर्स, वो करेंगे। तो एक मेरे साथ एमबीए में एक गिरीश जी थे, मिस्टर गिरीश अग्रवाल, जो दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके एमडी हैं आजकल। तो वो मेरे बैच में थे एमबीए में। तो उनके न्यूज़पेपर में हम लोगों ने बात करी। तो वहाँ से हमें पार्वती खान का नंबर मिला। तो पार्वती खान से बात नहीं हो पाती थी, पार्वती खान जी से। तो हमारी बात होती थी उनके हस्बैंड से, मिस्टर नदीम खान से। तो नदीम खान साहब से बात हुई। इन्होंने एक फैक्स नंबर मांगा, क्योंकि तब मेल वगैरह कुछ नहीं होते थे, ना गूगल था ना मेल थी। तो बहुत मुश्किल हुई वो कनेक्ट करने में उनसे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनसे जब कनेक्ट हो गए हम लोग, तो उन्होंने फैक्स नंबर मांगा, सारी डिटेल्स उन्होंने भेजी। जब सारी डिटेल्स भेज दी तो हम लोगों ने तैयार किया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिर उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हमें मुंबई बुलाया उन्होंने। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि यार यू गाइज आर टू यंग टू हैव दिस काइंड, टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ शो, वुड यू बी एबल टू डू दिस। तो हम लोग 21-22 साल मेरी एज रही होगी। तो मैं बोला क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो नदीम खान साहब ने बोला हम लोगों को ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो हम लोगों को फियर फैक्टर कुछ था ही नहीं हम लोगों को। वो स्केल नहीं समझ आया। हाँ, स्केल हम लोग नहीं, स्केल भी समझ आया, लेकिन हम लोगों को कभी ये लगा ही नहीं कि कोई भी चीज़ मैं नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकते, कि मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता। ये मतलब मुझे कभी जो फियर, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब फियर फैक्टर कुछ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। चाहे किसी भी लेवल का फियर फैक्टर हो, हम लोग हमेशा ये तैयार रहते थे कि हाँ जो होगा देखी जाएगी, करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे बात हुई। तो नदीम खान साहब ने हम लोगों को देखा तो बोले अरे आप तो बहुत छोटे, आप तो स्कूल के जैसे बच्चे लगते हो, कॉलेज में हो, ये शो बहुत बड़ा शो होता है, ये आप कर नहीं पाओगे। और हमने बोला कि उनसे कि ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, आप हमारे गाइड कीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कॉलेज में हम लोग उद्यमी टाइप के लोग थे। तो हम लोग बोलते थे कि जैसे हम लोग पूरा कॉलेज मैनेज कर लेते हैं, आप ये शो की बात कर रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। तो फिर हम लोगों को उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, करना ही है तो एक बार कोशिश करिए, और पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि यदि जो पैसे एक बार ऑफिस में पहुंच गए तो फिर वहाँ से आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप पहले जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। और फिर उन्होंने हमें गाइड भी किया। तो हम लोग उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वापस आए। उन्होंने मुंबई में हमसे बोला कि आपको क्या देखना है, मुंबई में कुछ घूमना है। तो हमने बोला उनको कि साहब अमिताभ बच्चन का घर दिखा दीजिए, अमिताभ बच्चन साहब का घर दिखा दीजिए। तो उन्होंने बीच में हमें खाना खिलाया और फिर अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने हमें ड्रॉप कर दिया कि ये है अमिताभ बच्चन जी का घर, कि यहाँ से आप मुझे इजाज़त दें। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमसे पूछा कि अब मैं जाऊँ
आप अपना मैनेज कर लेंगे। तो हमने उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तक भी मैं उनको याद करता हूँ और उनको हमेशा याद करता रहूँगा जब तक जीवन है। बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे आदमी होते नहीं हैं कहीं। नहीं तो ये मुंबई में तो ऐसा होता है कि जो पैसे लाया तो उससे लूट लो। बिल्कुल। पहले आदमी थे जो जिनके घर में पैसे आने वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप जाके तैयारी करो फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ। तो फिर हम लोग वापस आए, तो जैसे उन्होंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप लेना, तो एयर इंडिया वालों से स्पॉन्सरशिप हम लोगों ने ले ली उस टाइम पे। हाँ, होटल्स वगैरह की हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप ले ली, और फ्रूटी से स्पॉन्सरशिप ले ली। कई सारे ब्रांड्स थे, और भी कई सारे ब्रांड्स थे जिनसे हम लोगों ने 7-8 ब्रांड्स थे अच्छे, उनसे हम लोगों ने स्टेज की स्पॉन्सरशिप ले ली। और सारे याद है कितना जमा कितना किया था आपने? करीब 2-2.5 लाख रुपए। अभी बिल्कुल स्पेसिफिक बताना तो बहुत मुश्किल काम है। 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए जमा करे थे हम लोगों ने। सर वो टाइम के हिसाब से काफी बड़ी रकम है ये। हाँ, वो टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और अरेंज कैसे करी, इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त थे राजीव सिंह, उनके भाई थे यूएस में, तो वो वापस आए, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उनको क्या है, डॉलर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने थे। तो हम लोग सब ऐसे ही बैठे हुए थे चिंता में कि क्या करें कैसे करें। तो राजीव आए और बोले कि सर क्या प्रॉब्लम है, कुछ मैं मदद करूं? तो बोला कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या ही करोगे हमें। तो उन्होंने बोला कि साहब बताइए तो सही। तो मैंने बताया कि यार फाइनेंशियल इशूज आ रहे हैं, डेड एंड पे खड़े हैं। तो बोला कि सर मैं हेल्प कर सकता हूँ कि क्या। मतलब हम लोगों ने ऐसे ही मजाक में बोला कि अच्छा तुम लाओगे डॉलर? यहाँ सर मेरा भाई यूएस में है, यूएस से आया वो डॉलर कन्वर्ट करवाने, तो मैं घर जाके लेके आ सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तो तुरंत ट्रेन पकड़ो और निकलो। हाँ। वो भोपाल में हम लोग थे और वो कोरबा में गया, छत्तीसगढ़ में है कोरबा एक जगह। तो कोरबा गए और कोरबा में अपने पापा को बोले वो कि पापा मेरे जो डायरेक्टर्स हैं एमबीए के, वो जाने वाले हैं यूएस, तो उनको डॉलर्स चाहिए, और हम जैसे भी वापस आएंगे तो वो आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दे देंगे। हाँ, तो ये सब हुआ। वो लेके आए $6,000, तो वो वहाँ से कुछ हुआ। हम लोगों ने इवन साइकिल स्टैंड भी बेच दिया था। अच्छा। जो ये व्हीकल स्टैंड है, जो पार्किंग प्लेस है, वो भी बेच दिया था। वो भी स्पॉन्सरशिप ले ली थी उसकी। तो सब लोगों से स्पॉन्सरशिप ले ली थी हम लोगों ने। तो पैसों की तो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई थी। तो बीच में क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज के ही तो स्टूडेंट थे, तो इतनी समझ भी नहीं थी कि किसको कैसे ट्रीट करना है। तो एक दिन हम लोगों की पार्वती खान जी से बात हो गई, रात को 11 बजे के बाद कॉल करते थे हम लोग, क्योंकि एसटीडी बड़ी महंगी होती थी उस टाइम पे। कॉल्स बहुत कॉस्टली होती थी, तो इसलिए 11 बजे के बाद 1/4 कॉल रेट होता था। तो 11 बजे के बाद हम लोग कॉल करते थे। तो मोस्टली नदीम साहब ही उठाते थे, और लेकिन उस दिन पार्वती खान जी ने उठा लिया। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। सुबह और स्कूल अपने कॉलेज गए, तो वहाँ पे बोले कि अरे पार्वती खान जी से बात हो गई, पार्वती खान जी से बात हो गई। तो सब लोग बोले कि अरे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास नंबर कहाँ से आया। तो वो नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिया, तो सब लोगों ने फ़ोन कर लिया। तो पार्वती खान जी नाराज़ हो गई और उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो शरण प्रभाकर जी से बात कर ली। तो शरण प्रभाकर जी का हम लोगों ने शो करने का प्लान कर लिया। जो सबसे पहले पोस्टर्स हम लोग लगा रहे थे सिटी में, हम लोगों ने हॉस्टल में रहते थे, सभी लोग लगा लेते थे पोस्टर्स वगैरह, लेई वगैरह बना के, लेई आप जानते होंगे। तो लेई वगैरह लेके सब लोग हॉस्टल में और बाहर पूरे मार्केट वगैरह में सब लोग जाके। मेरा भाई मेडिकल स्टूडेंट था जब वो एमडी कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से अपने हॉस्टल में पेपर लगाने, पोस्टर्स लगाने शुरू किए। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले पोस्टर्स उन्होंने लगाने शुरू किए, फिर मार्केट वगैरह में सब में लगा दिए हम लोगों ने रात भर में। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में, टीम पूरी बनी हुई थी, किसको क्या करना है वो सब पूरी नॉलेज थी। और पूरे वीडियो कैसेट्स, उस टाइम पे वीडियो कैसेट्स थे, तो वो वीडियो कैसेट्स वगैरह प्ले करवा रहे थे हम लोग सब जगह। तो बड़े अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन वेन्यू
हम लोग ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट शो था, एज भी इतनी नहीं थी, मैच्योरिटी भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं और था, इतने सारे टास्क। और इतने सारे टास्क। तो उसका कारण ये हुआ कि वेन्यू हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं हम लोगों ने, और सब कुछ अरेंज कर लिया हम लोगों ने, फाइनेंस हमारे पास अरेंज था, सब अरेंज था, लेकिन हम लोग वेन्यू करना भूल गए, मिस हो गया वो, तो वहीं पे वो मिस हो गया, वो शो हो नहीं पाया। फिर जो उस फर्स्ट लॉस था वो हमारा।